आए नहीं आज आप लोग ठंड के कारण? ध्यान रखो भाई अपना तबीयत का। चलो रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, ठीक है? आईपीसी पढ़ लिया था? आया था समझ में? हाँ पूछ बच्चे। हम्म बच्चे क्योंकि आईपीसी से जनरल लॉ और आईपीसी की डेफिनेशन के लिए हम पॉक्सो के साथ रेड विद आईपीसी लगा देते हैं रेप के चार्जेस में, क्योंकि वहां पे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट है, तो वहां पे रेड विद वो लगा के 376 लगता है, क्योंकि रेप नहीं ना डिफाइंड है। जो कन्विक्शन होगी वो फिर पॉक्सो के हिसाब से होगी। पॉक्सो रेड विद आईपीसी दोनों। हाँ जी, आ जाओ जी। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका सिविल लॉ है। ये आपकी जो इसको असेंट मिली थी गवर्नर जनरल की, वो 18 दिसंबर को मिली थी, लेकिन ये आया 1 जनवरी 1909 में था। जैसे आईपीसी बताया था कि आईपीसी 372 आर्टिकल के कारण इन फोर्स है, ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट क्योंकि पुराना है तो ये भी इन फोर्स आया है आर्टिकल 372 के कारण। ये एक्ट खुद में एग्जॉस्टिव एक्ट है जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है। जनरली ये बात करता है आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सिर्फ कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिनको हमने पढ़ना है जो रेलेवेंट है, बाकी सारे सेक्शंस रजिस्ट्रेशन एक्ट में से नहीं पढ़ने। इसके अंदर आपका जो सेक्शन 2 है वो इम्पोर्टेंट है। 2 के अंदर वो बोल रहे हैं यहाँ पे एडिशन क्या होती है, बुक क्या होता है। बुक का मतलब या तो कोई पोर्शन ऑफ द बुक, बुक का मतलब कोई नंबर ऑफ शीट्स कनेक्टेड टुगेदर। क्या एक सिंगल पेपर भी डॉक्यूमेंट हो सकता है एक बुक के अंदर? द आंसर इज यस, क्योंकि बुक में उन्होंने क्या बोला है, पोर्शन ऑफ बुक एंड ऑल्सो एनी नंबर ऑफ शीट्स कनेक्टेड टुगेदर। तो अगर एक भी है, एक साइड की है, तो भी वो बुक कहलाएगी। आपकी अगर एक लीज डीड है और वो बुक में बनी है तो वो भी आपकी बुक कहलाएगी। बुक कौन सी बुक्स? जो रजिस्ट्रार अपने पास रखता है एंट्रीज डालने के लिए, तो उसमें चाहे एक एंट्री आई हो चाहे उसमें 10 एंट्री आई हो, वो आपकी बुक कहलाएगी। एडिशन का मतलब होता है जब भी हमें कोई चीजें चेंज करानी होती है, हमारा रेजिडेंस चेंज कराना है, हमारा प्लेस चेंज कराना है, कुछ ना कुछ आपका ट्रेड रैंक टाइटल के अंदर कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना है, उस चीज को हम वहां पे एडिशन कराएंगे, लिखवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को भी इंक्लूड करता है इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आपको ध्यान है कुछ जगह पे हाई कोर्ट अपना ऑर्डिनरी मैटर्स को डील करता है जहां पे वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं, तो वहां पे वो ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं जब उनके पास ये पिटिशंस और आपकी पीआईएल्स के रूप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगती हैं। एंडोर्समेंट और एंडोर्स्ड का क्या मतलब है? एंडोर्समेंट का मतलब कि हमने यहाँ पे जैसे आपके सम्मन्स जाते हैं, जब सम्मन्स वापस आते हैं तो पीछे हम लिख के लाते हैं कि जी सम्मन्स हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, दैट इज एन एंडोर्समेंट। एंडोर्स्ड का मतलब सिग्नेचर, आपने वहां पे अपने साइन वगैरह को फिक्स किया है, वो एक्नॉलेजमेंट को हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को हम हर हाल में आपके टीपीए के साथ डेल्ट विद करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो फास्टेंड विद अर्थ है, और जब तक वो फास्टेंड विद अर्थ रहेगी, लैंड्स, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट्स टू वेज, लाइट्स एंड फिशरीज, जैसे राइट टू हैव अ फिशरी, कि हमारे पास राइट है, अगर आप साउथ साइड में जाओ तो उनके पास राइट्स होते हैं कि जी सिर्फ हमारा हमारा राइट है फिशिंग करने का, नेटिंग करने का। तो ये सारे राइट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही राइट्स अराइज होते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। 6A के हिसाब से जो टेरिटरी है दैट इज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ JNK, अब एक्सक्लूडिंग नहीं है। लीज को रटना पड़ेगा। वैसे तो लीज और मॉर्टगेज में क्या फर्क है बच्चे? लीज का मतलब ठेके पे देना, मॉर्टगेज का मतलब रहन करना। लीज में वो कहते हैं एक काउंटर पार्ट, जो कि आधा हिस्सा भी हम लीज को दे सकते हैं। इसको अलग नाम से बुलाया जाता है कि हमने जी काबुलियत कर दी, कि हमने लीज डीड बनवा के नाम असर्टन कर दिया कि जी इस हिसाब से, या एक अंडरटेकिंग दी है, नॉर्मल अंडरटेकिंग विच शुड नॉट बी इन राइटिंग ऑलवेज, कि हमने ये आपको लैंड दिया है, जिसमें हम जैसे कहते हैं रेवेन्यू की कुछ टर्म्स हैं,
अगर आपकी गुरदावरी नंबर या इसमें चेंज कराना हो तो उसमें क्या कहते हैं कि जो लैंड कल्टीवेट करता है वो अपना नाम भी चढ़ा सकता है, बट इसको हमें चेंज कराना कि हम शो ही ये करते हैं कि हम ही कल्टीवेट भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, इवन तो जमीन जो है वो ठेके पे दी गई होती है। तो जब हम ठेके पे जमीन देंगे तो कल्टीवेशन के लिए उनका नाम चढ़ेगा रिकॉर्ड्स में और हमारा नाम एज एन ऑनर चढ़ेगा। बट अवॉइड ये करते हैं कि पुराने टाइम पे बच्चे डिस्प्यूट क्या उठते थे कि अगर गोदावरी में उनका नाम चढ़ा दिया हमने तो थोड़े टाइम के बाद वो ये कहते थे कि जी क्योंकि हम ही कर रहे हैं अब हमारा लीज एज अ मैटर ऑफ राइट डेवलप हो गया तो ये किसी और को ठेके पे नहीं दे सकते अगर कोई और हमें अच्छा ठेका दे रहा था। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि हम शो ही नहीं करते डॉक्यूमेंट्स में कि जी हमने वो प्रॉपर्टी लीज पे गोदावरी के रूप में चढ़ा रखी है, वो प्रॉपर्टी हम अपनी अलग से चढ़ाते हैं। दैट इज योर लीज। माइनर कौन होता है? माइनर वो पर्सन जिसने 18 साल की उम्र नहीं डेवलप की। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? जो कि इमूवेबल नहीं है, आपके फ्रूट, जूसेस एंड ट्रीज, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द immovable property. Who is a representative? The guardian of a minor, the committee or other legal curator of a lunatic or idiot is a representative. इसके बाद जो ये पार्ट 2 है इसमें समझना क्या आपने, पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है ऑफिसर्स की कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होंगे। वो कहते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। उन डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक इंस्पेक्टर होगा, रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होंगे। जो इंस्पेक्टर होगा, रजिस्ट्रार होंगे, सब रजिस्ट्रार्स होंगे, वो सब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन। इन कंसल्टेशन मींस विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी, चाहे वो इंस्पेक्टर जनरल हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो सब रजिस्ट्रार हो। और स्टेट गवर्नमेंट ही ये भी डिटरमाइन करेगी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पर्संस जो है वो रजिस्ट्रार का काम करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक ही रजिस्ट्रार होगा, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का क्लब टुगेदर करके एक रजिस्ट्रार जो है वो बनाया जा सकता है। सब रजिस्ट्रार्स भी होंगे। अगर बच्चे वहां पे रजिस्ट्रार नहीं है तो उसका सारा काम कौन परफॉर्म करेगा? सब रजिस्ट्रार कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी और को बोल रखा है तो किसी और को भी हम उसको वहां पे कर सकते हैं कि हाँ जी आप जाओ। और इसके बारे में पता किसको चलेगा? इंस्पेक्टर जनरल जो है वो बेसिकली इंस्पेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स को और वो जाके ये चेक करेगा कि क्या कोई रजिस्ट्रार जो है वहां पे है या कोई वैकेंसी तो नहीं है। अगर वैकेंसी है तो उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी वैकेंसी को दूर किया जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट 2 जो है इसमें सिर्फ आपने लर्न क्या करना है, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कौन वैकेंसी की केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कौन रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट्स को, सब डिस्ट्रिक्ट्स को बनाएगा। इससे ऊपर इसके अंदर कुछ नहीं आता। रजिस्टर बुक्स की जो है स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी और फायर प्रूफ बॉक्सेस भी होंगे जहां पे आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। अब तो इतना एडवांस हो चुका है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, पहले आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अगर अभी भी आप जाओगे तो कितने रिकॉर्ड्स पड़े, कुछ टाइम के बाद फिर उनको वो धीरे 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 चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन दे कैन डिस्ट्रॉय। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही डिट्यूरिएट हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ड्यूटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। अब जो पार्ट 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको 2-3 डेफिनेशंस और 2-3 वर्ड्स याद रखने। पहली चीज क्रैडल, सेक्शन 17। क्रैडल क्या होता है उसको देखना है। क्रैडल के साथ साथ हमने सेक्शन 17-18 में देखना है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पहली चीज, डॉक्यूमेंट जो एक गिफ्ट है। अगर मैं सेक्शन 25 में जाऊं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, है ना। यहां पे वो कहते हैं गिफ्ट विद विदाउट कंसिडरेशन फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, चाहे वो 100 रुपए से नीचे का है या 100 रुपए से ऊपर का है, वो गिफ्ट हमेशा रजिस्टर्ड ही होगा। मोहम्मदन लॉ के हिसाब से जो अगर मैं टीपीए में पढ़ूं तो वो कहते हैं वो गिफ्ट्स को रजिस्टर कराएं ना कराएं वो अलग चीज है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगता है जो 129 टीपीए में बात करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी चीजें आप समझना इसमें क्या कह रहे हैं वो। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कौन से हुए? जो विल होती है। विल के अलावा वाले जितने भी नॉन टेस्टामेंट्री मतलब जो कि विल के अलावा बनेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो क्रैडल करेंगे, लिखा है यहाँ पे क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला हमने बनाया क्रैडल। सी आर मीन्स क्रिएट,
A means assign, D means declare, L means limit, E is extinguish. CRADLE, क्रैडल करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर में आना हो, मेरा कोई राइट है या मेरा कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, या मेरे टाइटल की बात हो रही है, चाहे वो कंटिजेंट इंटरेस्ट है, कंडीशनल है, चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसकी अगर प्रॉपर्टी 100 या 100 से ऊपर की है तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। फिर आप कहोगे कि मैम फिर बी और सी में क्या फर्क है? बी और सी में वो कहते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन मीन्स क्रैडल, कोई राइट। अगर इसको मैं सिंपल मीनिंग में समझाऊं, जब आप टेनेंसी के लिए रेंट अग्रीमेंट बनाते हो, क्या वो 1 साल का बनता है? 11 महीने का बनता है ना? अगर मुझे 11 महीने से ऊपर का बनाना है तो उसको हम रजिस्टर कराते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके। उसको रजिस्टर किस चीज के लिए करा रहे हैं? कि वो एक रिसीट देगा रजिस्ट्रेशन डीड के, टेनेंसी डीड के रूप में, कि जी मेरा राइट है, मैं टेनेंट हूं 2 साल के लिए, ठीक है। जो ये एक्नॉलेजमेंट आई मेरे फेवर में, क्या ये मेरा टेनेंसी राइट क्रिएट हो गया? द आंसर इज यस। उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। वो कहते हैं जो भी रिसीट आपको राइट कन्फर कर रही है, क्रैडल कर रही है, वो आपको रिसीट एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी। डी कहता है आपके ठेके पे जब आप जमीन देते हो बच्चे, तो भी आप 11 महीने की देते हो, कभी भी 1 साल की नहीं होती, क्योंकि 1 साल 1 साल से ऊपर वाली जितने भी ठेके की हैं वो सब रजिस्टर्ड डीड से होंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दो दो महीने, हर 6 महीने बाद हम ठेका लेते हैं हाफ हाफ वे में, या अगर एक बार भी लेंगे तो 11 मंथ्स का करेंगे। वाई? बिकॉज लीजेस ईयर टू ईयर या 1 साल से ज्यादा वाली, या जिसमें ईयरली रेंट रिजर्व करके रखेंगे कि जिस साल के बाद हमें इतना इतना जो है अमाउंट देना, वो आपका रजिस्टर कराना जरूरी है। अब सी और ई में डिफरेंस देखो। सी में मैंने क्या बोला था, रेंट डीड वगैरह वाले एग्जांपल। अब ई देखो, वो भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। दोज विच आर ट्रांसफरिंग और असाइनिंग any decree, order of a court, or any award, when such decree or order or award purports or operates to create, मतलब एक ऐसी डिक्री या ऑर्डर आया है कोर्ट का जिसने मेरा राइट कन्फर कर दिया। मैं डिक्री होल्डर हूं, तुम जजमेंट डेटर हो, मेरे ऊपर राइट क्या आ गया कि यस नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। बाय वे ऑफ डिक्री a right has been conferred, but that right has to be given by you to me during the execution। दैट टाइम जब वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में तुम मुझे दोगे, वो आपका रजिस्टर कराना जरूरी है। ये है ई। सी, ई और बी में डिफरेंस क्लियर है। बी सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करता है जो नॉन टेस्टामेंट्री हैं, जिसमें क्रैडल हो रहा है। सी रिस्ट्रिक्टेड लिमिट की बात करता है कि जिसमें मेरे राइट को सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हो। जैसे मैंने लाइफ एस्टेट दी बच्चे तेरे को, लाइफ एस्टेट समझते हो आप लोग कि नहीं? हाँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे नाम पे प्रॉपर्टी तुमने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर दी, मेरे जाने के बाद वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी उसके लीगल हेयर्स पे जो ओरिजिनल ऑनर ने मुझे दी थी। राइट टू एंजॉय तो दिया ना मुझे, समवेयर माई राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय यू। दैट राइट इज एक्नॉलेजिंग माई लाइफ एस्टेट राइट, तो वो भी आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। दैट इज सी। बी, सी एंड ई क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तुम लोग इतना पैनिक क्यों करते हो? अच्छा ये बताओ, जब मैंने वो रिकॉर्डेड मैसेज भेजा अभी, इतना पैनिक क्यों कर गए थे बच्चे? कई बार पता है स्किप हो जाती है माइंड से चीजें, क्योंकि मंडे को ना ऑलमोस्ट ऑफ होता है। तो जैसे हम आगे पोर्टल नहीं बना, अगर मैं सेम आईपीसी वाले में लेती तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल टाइम और टीम से थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अगर क्लास नहीं होती तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था अंकुश को, फिर मैं नहीं आती तो आपको मैसेज पहुंचता बच्चे। आई अंडरस्टैंड, आप वेट करते हो, पेशेंस रखते हो आप इतनी ज्यादा, थोड़ी सी और रख लिया करो। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे, तुम्हारी ये गलती नहीं निकाल रही, बट द ओनली इशू इज कि थोड़ा सा आराम से ये देख लिया करो कि होगी या कैसे। अगर नहीं होती ना बच्चे तो 25 मिनट ये वेट नहीं करते, इन्फॉर्म कर देते तुम लोग।
और वही है ना कि आजकल हमारी सबकी डिपेंडेंसी है ऑनलाइन पे, इसलिए दिक्कत ज्यादा आती है। ऑफलाइन पे तो आई वाज डॉट हियर बाय 3:11। क्रैडल पॉइंट अभी समझा देती हूँ। मैं भी देखो वेट कर रही थी 3:11 से, अभी अभी देखो हमारे कब ही शुरू, देखो कब हुई है। वो मैं बोल देती हूँ, वो मैं एक बार बोल देती हूँ कनिका, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो मैं बोल के जाऊँ, डोंट वरी। बट तुम्हारे साथ पोर्टल की क्यों दिक्कत आ रही है? और लोगों को भी आ रही है क्या पोर्टल में दिक्कत? कनिका एक बार बच्चे ना बात कर, जो टीम है उनको बोल कि मुझे दिक्कत आ रही है रोज, तो ये चीज सही नहीं है, नहीं तो आनी नहीं चाहिए रोज तो दिक्कत। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएंगे। Chief talked several times. बच्चे वो रिकॉर्डेड तो इसलिए नहीं आए होंगे, कुछ देर तक आ जाएंगे आपके। आई आई अंडरस्टैंड, कोई ना, मैं एक बार बात कर दूंगी। मुझे याद दिला देना अगर फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आए ना, सो इन्फॉर्म इट इन द ग्रुप या मुझे इन्फॉर्म कर देना, आई विल टॉक टू देम। ठीक है, गुस्सा नहीं करना, पढ़ाई करनी है हमने। हमने फ्रस्ट्रेशन क्यों रखनी है? हमारी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलनी, निकलेगी निकाल दे, और उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान दे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट फोकस ऑन योर गोल बच्चा। मैं बोल के भी जाऊंगी, टेंशन ना ले तू आज। तुम यहाँ नहीं रहती हो कनिका? ओ JNK, सो फार। ठीक है, मैं बोल के जाऊंगी बच्चे, याद से बोल के जाऊंगी, डोंट वरी। क्रैडल खुशबू जी, मैंने इस तरीके से समझाया था, जो आपके BCDE में जो ये वर्ड्स यूज किए गए ना, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, इसके पहले पहले वर्ड्स उठाए हैं मैंने आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए, जैसे शॉर्ट फॉर्म याद कराने के लिए करते हैं हम लोग। क्रैडल मीन्स CR इज टू क्रिएट, A means to assign, D means to declare, L means to limit and E means to extinguish। तो अगर आप बाई चांस भूल जाओगे कितने वर्ड्स थे या क्या था, तो इतना याद रखोगे कि ये क्रैडल था, और इसके हिसाब से जो है ये आपके फॉर्म बन रही थी। तो उसमें जो भी किसी तरीके से आपका आइदर कोई राइट, इंटरेस्ट या टाइटल क्रैडल होता है, क्रैडल मीन्स या तो क्रिएट होता है, लिमिट होता है, एक्सटिंग्विश होता है, डिक्लेयर होता है या असाइन होता है, उसके हिसाब से वो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएंगे। अब आया जी समझ में? ठीक है, अब आ जाओ प्रोवाइजो। प्रोवाइजो ये कहता है, कई बार अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दे, और वो ये भी कर सकते हैं कि हमें उन लीजेस को जो 5 साल या एनुअल रेंट्स एक्सीड ज्यादा 50 साल से, सॉरी 50 रुपीज से ज्यादा नहीं करती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा डी में कि रजिस्ट्रेशन ऑफ लीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो वो आपको रजिस्टर करानी है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि जो जी 5 साल तक एक्सीड नहीं हो रही, या जिसका जो ईयरली रेंट है वो 50 रुपए से ऊपर नहीं है, उनको आप रजिस्टर चाहे ना भी करो। अब ये जो 1A है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 1A को हमने ऐड किया है 2001 में। इसके साथ बच्चे 53A TPA लिंक विद होता है। अब पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ, फिर इसकी लिंकेज समझाऊंगी। The documents containing contracts to transfer for consideration any immovable property for the purposes of 53A. What is 53A of the TPA? Good. Part performance of the TPA shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the registration and other registered laws. If such documents are not registered on and after such commencement,
they shall have no effect for the purposes of said section 53A. हुआ क्या, मेरे और अंकुश के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसके अंदर बच्चे कुछ चीजें पार्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड हैं कि मैं अर्नेस्ट मनी दूंगी तो जाके तू रजिस्ट्रार पे जाके अप्रूव अप्लाई कराएगा. सपोज इसके अंदर तूने पोजेशन मुझे दे दी, बट अभी रजिस्ट्रार पे जाना, मैंने पैसे देने हैं तेरे को, ठीक है. पोजेशन हैज बीन गिवन टू मी. पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, कि 10 में से 9 पॉइंट जो है पोजेशन के, एक पॉइंट मिसिंग है बस ओनरशिप होने का. मैं ऑनर तो नहीं बनी. अब इस केस में हुआ क्या, हमारे बीच में बाद में जाके डिस्प्यूट अराइज हो गया. तू जा रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे कि जी ये स्पेसिफिक परफॉर्म करें मैम, क्योंकि मैंने तो इनको पोजेशन में भी डाल रखा है, ये देखो राइट्स. ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है ना बच्चे, विच मीन्स 91 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये एडमिसिबल तो हो जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू जीरो हो जाएगी. ये चीज 2001 में ऐड हुई. 2001 से पहले तो ये प्रूव कर सकता था कि जी मैंने मैम को पोजेशन में डाल दिया, मेरी तरफ से पार्टली परफॉर्म्ड है, सिर्फ इनकी तरफ से रह गया, इनको फोर्स करो. अब मैं ये कह सकती हूँ कि जी इसने रजिस्टर ही नहीं कराया तो पार्ट परफॉर्मेंस की तो बात ही अराइज नहीं. तो कहते हैं अब से 2001 के बाद अगर पार्ट परफॉर्मेंस मेरा हो भी गया कि मैं पोजेशन में डाल दिया, तो भी जब तक मैं रजिस्टर्ड डीड नहीं दिखा देती, मैं ऑनर तो छोड़ पोजेसरी टाइटल भी नहीं रखूंगी. ये है 1A का डिस्प्यूट. ये कहते हैं 1A कुछ कहता है, 53A कुछ कहता है. 53A क्या कहता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखा दो कि आप पोजेशन में हो, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये फोर्स कर दें. वो कहते हैं फोर्स तो तब करोगे जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा. रजिस्टर्ड है नहीं तो आपके ऊपर कोई राइट कन्फर नहीं होगा. लिखा है ना कि कंसिडरेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन मींस अग्रीमेंट टू सेल है, अभी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, और अगर सेल नहीं हुई है, पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमें रजिस्टर कराना जरूरी है, चाहे वो पार्ट परफॉर्मेंस ही है कि जी मैंने पोजेशन दे दी, अब हम इसको रजिस्टर कराएंगे. पोजेशन देने का क्या मतलब है बच्चे, हैव यू समवेयर बाय एक्नॉलेजिंग माय राइट कन्फर्ड सम राइट अपॉन मी. क्या ये भी आपके क्लॉज सी में आ रहा है, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस द रिसीट. रिसीट इज अ पोजेशन की जी पार्ट परफॉर्मेंस, उसको रजिस्टर कराना अब जरूरी है. क्लियर है जी ऑनलाइन? बच्चे क्लियर? ये जो सबसेक्शन 2 है जनरली ये वो है, वो कहते हैं नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी. बी एंड सी कौन से थे, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स या नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विल अप्लाई ऑन दीस, मतलब इन चीजों पे वो अप्लाई नहीं करेंगे. इसका मतलब इनकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है. तो 17 सबसेक्शन 2 is also providing the right of registration as its optional right. अब पहला कॉम्पोजिशन डीड. कॉम्पोजिशन डीड जैसे कॉम्प्रोमाइज के रूप में कोई डीड बनी है आपकी, कॉम्पोजिशन डीड है तो उसको आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. पार्टनरशिप, वेरी गुड. नेक्स्ट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शेयर से रिलेटेड है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, नॉट विथ स्टैंडिंग द एसेट्स ऑफ सच कंपनी कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी जब कंपनी ने खरीदी होगी तो उसने तो रजिस्ट्रेशन कराई होगी, लेकिन जब वो स्टॉक्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं. हाँ, लेकिन जो थर्ड है उसको देखो क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा डिबेंचर जो उसी कंपनी ने, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसने इशू किया है और वो क्रैडल नहीं कर रहा है. क्रैडल मीन्स कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, लिमिट नहीं कर रहा किसी भी राइट के रिगार्डिंग, तो उसको रजिस्टर आपको नहीं कराना. बट नॉट क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग राइट एक्सेप्ट मीन्स जहां पे वो एंटाइटलमेंट कर रहा है आपकी कि जी जो कंपनी है उसने मॉर्टगेज किया है, कन्वे मीन्स ट्रांसफर किया है, या कोई प्रॉपर्टी को होल या उसके पार्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है और उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है वो ट्रस्टीज पे, बेनिफिट ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर पे गया. इसका लिटरल मीनिंग समझो. शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर का सर्टिफिकेट इशू होता है अगर मेरी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इस कंपनी को मैं इस लैंड पे रन कर रही हूँ, तूने उसका डिबेंचर परचेज किया मुझसे, डिबेंचर सर्टिफिकेट तो तेरे को मिलेगा बट इससे कोई राइट नहीं होता. I was in need of money for enhancing my joint stock company.
मैंने तुझे उस बेसिस पे कुछ हद तक आधी प्रॉपर्टी जो है तेरे को ट्रांसफर कर दी, कन्वे कर दी कि जी इस प्रॉपर्टी में जो है इन लिeu ऑफ द डिबेंचर्स जो मैंने इशू किए थे कि तेरे को मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी सी ट्रांसफर कर रही हूं जिससे तू इसमें हमारे साथ हेल्प करके रन करेगा। अगर वो मैंने राइट क्रिएट किया है वो रजिस्टर कराना जरूरी है। मींस डिबेंचर रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। डिबेंचर के बाद कोई सिक्योरिटी के रूप में मैंने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है या ट्रांसफर की है तुझे और तेरे से पैसे लिए हैं तो वो रजिस्टर कराना जरूरी है। ये भी समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा जहां भी दिक्कत आए। कोई भी एंडोर्समेंट या डिबेंचर जो इशू किया था उसका ट्रांसफर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंकुश के फेवर में मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया था, अंकुश चाहे तो किसी को भी दे दे, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके 1A में स्पेसिफाइड है, 1A में कौन सा डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड था? अग्रीमेंट टू सेल पार्ट परफॉर्मेंस वाला, जो कि खुद में ना तो क्रिएट कर रहा है ना डिक्लेयर मींस क्रेडल नहीं कर रहा है, वो एक्सटिंग्विशिंग कर रहा है किसी भी राइट जिसकी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 100 और अपवर्ड्स है, बट इट इज जस्ट मियरली क्रिएटिंग अ राइट टू ऑब्टेन अदर डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? क्रेडल नहीं कर रहा है, जैसे एक राइट है ऑब्टेन करने के लिए डॉक्यूमेंट। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, मेरे नाम पे एक रेंट डीड बनी थी, मेरे बिहाफ पे क्या कोई और डॉक्यूमेंट उठा के लेके आ सकता है? ऑन माई बिहाफ लिखा है ना, बट मियरली क्रिएटिंग अ राइट टू ऑब्टेन अनदर डॉक्यूमेंट विच विल व्हेन एग्जीक्यूटेड क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी सच राइट और टाइटल। या तो मैं जजमेंट क्रेडिटर हूं, डिक्री होल्डर हूं, या मैं आपकी लगा लो रेंट डीड में मैं टेनेंट हूं, मेरे फेवर में बन गई, ठीक है, और जब एग्जीक्यूट होगी तो वह मेरे नाम पे होगी, बट उस बिहाफ पे कोई भी पर्सन जब उसको लेके आ रहा है, क्या उसका राइट क्रिएट हो जाएगा? द आंसर इज नो। उन केसेस में भी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूवेबिलिटी के ऊपर है बच्चे कि मैं यहाँ पे पोजेशन में थी एज ए टेनेंट, या मैं यहाँ पे जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर हूं, उस चीज को नहीं जरूरत है रजिस्टर कराने की, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी या तो डिक्री ऑफ द कोर्ट है या मेरे पास रेंट डीड या कोई ना कोई प्रूफ होगा। नेक्स्ट, कोई भी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट except a decree or order expressed to be made on a compromise comprising immovable property other than which is the subject matter of the suit or proceeding। अब नॉर्मल जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे ई के साथ, ई कह रहा था डिक्री ऑफ द कोर्ट रजिस्टर नहीं कराना, यहाँ पे भी यही बोल रजिस्टर कराना है, सॉरी, यहाँ कह रहे कोई भी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं रजिस्टर कराने की जरूरत है। रादर कौन सी ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट? आज मेरे और अंकुश के बीच में एक सूट था, डिसाइड हो गया, मैं डिक्री होल्डर, तुम जजमेंट डेटर। जब तुम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराओगे जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट था, तो ई के हिसाब से वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। बच्चे जिस बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, अब तुमने मुझे ए प्रॉपर्टी नहीं दी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं है, तुमने मुझे उसकी जगह बी प्रॉपर्टी दे दी। बी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली तो होगी लेकिन यहां पे नहीं होगी, वो लिखा है ना, अदर देन विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ प्रोसीडिंग। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ प्रोसीडिंग तो है, वो तो होगी रजिस्टर, लेकिन कोई भी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो वैसे ही रजिस्टर नहीं माना जाए। क्लियर? अब गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो भी आपको यहाँ पे रजिस्टर नहीं कराना। कोई आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाया था, जैसे कलेक्टर नहीं आते जब पार्टीशन की डिक्री आ जाती है कि जी पार्टीशन करना है, उसने एक नक्शा सा बनाया, पेज लिख दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, वो तो बाद में तुम जाओगे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे उसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। कोई भी ऑर्डर जो लोन ग्रांट करता है, क्या लोन रजिस्टर होता है? जो लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या उनको रजिस्टर कराया जाता है? अटेस्टेशन होती है, नोटरी से टेस्ट कराओ, उसके साथ एफिडेविट अंडरटेकिंग दो, बाकी कुछ नहीं होता। सेम आगे चैरिटेबल एंडोमेंट्स की कोई ऑर्डर, एंडोर्समेंट ऑन अ मॉर्टगेज डीड जो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ जी पेमेंट मिल गई, वो नहीं। मॉर्टगेज डीड रजिस्टर कराना जरूरी है, लेकिन मॉर्टगेज के जब मैं पैसे दे रही हूँ उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, एनी सर्टिफिकेट ऑफ अ सेल ग्रांटेड बाय द परचेजर। जब ऑक्शन सेल होती है बच्चे, ऑक्शन सेल में जो सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ जी आपने उस बिड को जीता है, वो नहीं रजिस्टर कराना। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होगी वो रजिस्टर कराना है। ये समझ में आया था? अब एक्सप्लेनेशन देखो। Explanation says a document purporting or operating to effect a contract for the sale of immovable property shall not be deemed to require or ever to have required registration
by reason only of the fact that such document contains a recital of the payment of the earnest money or of the whole or any part of the purchase money. क्या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल की बात करता है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी? बयाना देते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती बच्चे, वो तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि जी इतना बयाना हमने इस टाइम पे पकड़ाया था, अब जो अमाउंट हमने देना है वो ये वाला अमाउंट देना, तो वो डिटेल्स मेंशन की जाती है, बट वो बयाने को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अडॉप्शन डीड जो है वो बनेगी कैसे? आपकी अडॉप्शन डीड बनेगी आपकी एज पर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, रेड विद सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या कहता है आपको? वो कहता है कि अगर एक बच्चे को आपने अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन डीड तैयार होगी और अडॉप्शन डीड के थ्रू ही आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराना उसका मैंडेटरी है। अगर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई देन दैट विल बी फैटल, और कोई भी राइट उसके ऊपर कन्फर नहीं किया जाएगा, और अगर कोई राइट ही कन्फर नहीं हुआ तो फिर उसकी अडॉप्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद 18 के ऊपर। 18 के ऊपर ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। दूसरा, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है कोई रिसीट कंसिडरेशन ऑन अकाउंट की, जो इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजमेंट पेमेंट ऑन कंसिडरेशन कर रहा है वो भी इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वहां लिखे थे नॉन टेस्टामेंट्री, या ऑलमोस्ट ऐसे आ जाएंगे आइदर टेस्टामेंट्री आइदर नॉन टेस्टामेंट्री। लीजेस जो 1 साल से कम है, कोई भी ऐसा राइट जिसके अंदर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी कोर्ट ने डिक्लेयर करी है, या कोई भी ऐसा राइट जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट क्रिएट हो रहा है, कोई विल, वो वाले डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे वो 17 में लिखे गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर कराओगे। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, रजिस्ट्रेशन एक्ट टीपीए के साथ गवर्न होता है, सोगा के साथ नहीं होता। रजिस्ट्रेशन एक्ट प्लस स्टैंप एक्ट इकट्ठे लगता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी है आपको, ठीक, और रजिस्ट्रार के पास इंटीमेशन देनी है कि जी ये प्रॉपर्टी थी, ये अब मेरे नाम पे चढ़ गई। जो स्टैंप एक्ट है उसमें आपको प्रॉपर स्टैंप के कागजात देने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपका फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्दर प्रोसीड विद होंगे। यही चीज अगर मैं बात करूं, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में हम जीएसटी देते हैं, ठीक है, वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, यहाँ पे स्टैंपिंग के हिसाब से अलग स्टैंप फीस लगेगी आपकी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जनरली रजिस्ट्रेशन एक्ट लग रहा है, ठीक है। 19 के बाद वो देखो, डॉक्यूमेंट ऐसे लैंग्वेज में है जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ नहीं आ रहे, फिर उस केसेस के अंदर वो ये देखेगा कि या तो ट्रांसलेशन कराई जाए, उसकी ट्रू ट्रांसलेशन कराएगा, ट्रू ट्रांसलेशन के बाद उसकी ट्रू कॉपी साथ में रखेगा। 20 जो है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आता कुछ नहीं है 20 के ऊपर। अब जो मेन फोकस आपका आएगा वो आएगा आपका 23 पे। इसके ऊपर एक तो 17, 18, 23, 24, 25 इनके ऊपर आपको मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आता है 5 या 10 मार्क का, इससे ज्यादा नहीं आता। 23 कहता है डॉक्यूमेंट, आज मेरे और तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट टू सेल हो गया, किस दिन से? आज से डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार पे जाओगे 4 महीने के अंदर। मुझे हर हाल में 4 महीने के अंदर अंदर डेट फिक्स करानी है, रजिस्ट्रार के पास जाना है कि जी ये डेट आप फिक्स कर दो, ये यहाँ पे आप दोगे। अगर मैं 4 महीने में नहीं गई, क्या फर्दर एक्सटेंडेबल है? वो कहते हैं एक्सटेंडेबल, बट आपको सफिशिएंट रीजन शो करना पड़ेगा, और सफिशिएंट रीजन अगर आपने शो नहीं किया तो फिर उसमें एक तो मैंने, क्योंकि आप लेट आए, मैं 10 टाइम्स तो फीस लगा सकती हूँ। मतलब जो आज रजिस्ट्रेशन फीस ये लगा लो 100 रुपए है, उसका 10 गुना तो मैं अभी लगा लूंगी कि लेट आए, और उसके बाद लेट आने के बाद भी जस्टिफिएबल रीजंस नहीं थे तो 10 टाइम्स और एक्स्ट्रा कर सकते। 23A क्या कहता है? वो कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे बच्चे जो गलत तरीके से रजिस्टर कर दिए गए, मतलब नाम आना था अंकुश का, अंकुश की जगह से उसका अंकुर बन गया, अंकुश नहीं रहा। तो ऐसे केसेस में आपने तब ध्यान नहीं दिया और आपने वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट रखा 20 साल 10 साल हो गए, उसके बाद आप जा रहे हो वहां पे कि जी ये तो ठीक कराओ, तो आप उसको री रजिस्टर कराओ। जब री रजिस्टर कराओगे वो भी विद इन 4 मंथ्स, आप उसको जिस दिन से आपको पता चला उस दिन से आप उसको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। ये है आपका 23A। आया ये भी समझ में? इसको सिर्फ डेट वाइज इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। 25 में क्या है? फर्दर एक्सटेंशन मींस कॉन्डोनेशन जैसा,
जो 4 महीने से बाद में हो रहा था। पहले कितने थे? 4 महीने, और अब कितने हैं? फर्दर 4 मंथ्स और दिए जा सकते हैं। ये देख बच्चे ऊपर लिखा है प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पस विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। 23 में लिखा है डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ मेरे और तुम्हारे बीच में आज एग्रीमेंट बना, उसी दिन से माना जाएगा। उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर तेरे को प्रेजेंट करना है। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप फीस लेके जाएगा, वो बताएंगे जी इस डेट पे आप आ जाना और 4 महीने में आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। इसके बाद पार्ट 5 पे आ जाओ। और 27 भी इंपॉर्टेंट है। 27 क्या है कि अगर मुझे विल को रजिस्टर कराना है तो मैं कभी भी करा सकती हूँ, उसके लिए मेरे पास कोई 4 महीने का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 के हिसाब से विल कंपल्सरी रजिस्टर नहीं होती। 28 में वो कह रहे हैं प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड। हम किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार नहीं तो सब रजिस्ट्रार के पास हम जाएंगे जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में होल या एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जैसे आप सीपीसी में ये पढ़ते हो, सेक्शन 16 पढ़ते हो, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, वहीं पे जाओगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप 28 में उसी तरीके से जाओगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ आप 31 पे। 31 कहता है आपको कि क्या आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या एक्सेप्टेंस ले सकते हो रजिस्ट्रेशन का प्राइवेट रेजिडेंस में या एम्बुलेंस वगैरह में भी। अब वो जो पर्सन है बच्चे, या तो वो बहुत बीमार है, ही इज ऑन डेथ बेड, वो एम्बुलेंस में जा रहा है, या कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ इंसान है जो नहीं आ सकता, आपके जैसे इल है या कोई और चीज है, और घर पे ही पड़ा हुआ है, एज फैक्टर है, और वो रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकता, तो उसकी प्राइवेट रेजिडेंस पे भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। नॉट इन ऑर्डिनरी मैटर्स बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। पार्ट 6 देखो क्या कहता है। 32 वो कहता है कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पर्सन वही हैं जो आप या तो खुद जाओगे या आपका कोई एजेंट जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एलआर जाएगा, आप में से कोई भी एक पर्सन जो है जाएगा और वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन। या तो तेरे और मेरे बीच में हुआ है तो मैं चली जाऊंगी या तू चला जाएगा, या हमारे कोई एलआर चले जाएंगे, या हमारा कोई लीगल रिप्रेजेंट ये एजेंट चला जाएगा। इसके बाद 32A, अब उन्होंने बोल दिया 2001 के बाद ही कि आपको अपनी फोटोग्राफ को कंपलसरी एफिक्स करना है और फिंगरप्रिंट्स भी लगाने हैं टू दी डॉक्यूमेंट। तो आप उसको एक तो एफिक्स करोगे और आप अपने फिंगरप्रिंट्स भी जो है वो वहां पे लगाओगे। तीसरी चीज, पावर ऑफ अटॉर्नी रिकग्नाइजेबल फॉर द पर्पसेस ऑफ 32। 32 का पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या लिंकेज है? 32 कहता है मैंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, अगर मैं उस पर्सन की लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, या मुझे राइट्स असाइन किए गए हैं, या कहीं ना कहीं पे मैं उसकी एजेंट हूं, तो मेरे पास उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी तो होनी जरूरी है ना बच्चे, कि मैं इस बिहाफ पे ऑथोराइज्ड हूं इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करने के लिए। ये 33 की बात कर रहा है। इनको मैं अभी भी बता दूं आप लोगों को, डीप डिटेल में नहीं पढ़ना है जो मैंने 17-18 पढ़ाया है या 23-23A और 25 पढ़ाया है। ये ऊपर ऊपर से आपके पढ़े जाएंगे, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते बच्चे इतने। क्लियर है? आप चाहे अपने एमसीक्यूज भी सॉल्व करके देख लेना, इतने सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर नहीं बनते। बहुत सीधे क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चंस। हाँ, सेक्शंस वगैरह विद इन हाउ मेनी डेज, ये 4 मंथ्स हो गए, ये सब हो गए, ये सारी चीजें हैं। चलिए जी, अब आ जाओ 34। इसको लिखो 77 के साथ, थोड़ा सा रेड विद करना, 77 सेक्शन के साथ रेड विद करना। इसके अंदर वो कहते हैं कि आप रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास लेके गए डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराने के लिए। जब आप लेके गए उसके पास, तो वो जो है पर्सन वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। एक ई वाली आ गई अब यहाँ पे, मतलब रजिस्ट्रार्स आर नॉट द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, तो आई वाली नहीं करेंगे, ई वाली इंक्वायरी करेंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे? जो पर्सन डॉक्यूमेंट लेके आया है उसके पास राइट है, ऑथोराइज्ड है, प्लस जिस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन होनी है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सही बना है, उनका राइट है या नहीं है। एक बेसिक इंक्वायरी करेंगे, ये देखेंगे रजिस्ट्रेशन फी प्रॉपर है कि नहीं है,
आपने विद इन टाइम इसको सबमिट किया या नहीं किया, ये इंक्वायरी एक बेसिक रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा ही करेगा, ठीक है। दैट इज योर 34। 36 से 39 तक रेलेवेंट इतने नहीं है। 40 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जो पर्सन्स हैं जो एंटाइटल्ड हैं विल्स और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट को प्रेजेंट करने के लिए, वो कहते हैं या तो टेस्टेटर खुद कर दे, मतलब जिसने विल बनाई है वसीयत बनाई है वो कर दे, या उसकी डेथ के बाद जो उसके विल का लीगेटी है, मतलब उसके विल में जिसको राइट दिया गया है वो एग्जीक्यूट करवा दे, या कोई और पर्सन प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। गिफ्ट के केस में डोनर और आफ्टर हिज डेथ डोनी कर सकता है। देन इसके बाद आ जाओ पार्ट 9, डिपॉजिट ऑफ द विल्स। होता क्या है, कई बार आपकी एज पर सेक्शन 18 विल रजिस्टर कराना तो मैंडेटरी है नहीं, बट अगर आपने विल रजिस्टर कराई तो आप क्या करते हो, उसको आप एक बुक नंबर 3 होते हैं उसमें वो केप्ट करके अपनी कस्टडी में रखते हैं कि जब भी डेथ होगी उसके बाद ये विल जो है हम आप लोगों को बुला के उसको पढ़वाएंगे और ये देखेंगे। ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब विल बनती है ना तो ऐसे लगता है कि जी जिनके साथ वो रह रहे थे उनकी कहीं ना कहीं पे डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस थी, इसके कारण वो कहते हैं कि जी विल हमने पहले ही बना के रखी हुई थी और वो विल हमारी रजिस्टर्ड भी है, तो एक और एडिशनल पॉइंट मिल गया स्ट्रॉन्ग विल बनने का। अब उनको वो बुलाएंगे, फिर वो चेक करेंगे कि हाँ जी ये विल ऑब्जेक्शन लेना है किसी ने, एलआर ने, लो नहीं लेना तो बताओ, उस हिसाब से वो डिसाइड कराएंगे। और वो ओपन कब करेंगे, जब रजिस्ट्रार जो होगा या उसका ऑफिसर जाएगा सबके सामने सील को खोलेगा, खोलने के बाद वो रीड करेगा, जो ऑब्जेक्शन होंगे फिर वो प्रोबेट कोर्ट जो बनेगा वो उसको चेक करेगा। ये है आपका पार्ट 9 के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी है, लिखा भी हुआ है देखो 45 में। अगर सब सेक्शन 1 को देखो लास्ट में बुक नंबर 3 लिखा हुआ है। अब पार्ट 10 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 के भी सिर्फ 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। चलिए 47 सेक्शन जो है वो कहता है किस दिन से आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट होने लग जाएगा अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन ना हो, ना जरूरत हो, किस दिन से माना जाएगा। हम कह रहे थे 4 महीने किस दिन से माने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये कहता है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है shall operate from the time which it would have commenced to operate if no registration, means generally from the date of execution, had been required or made and not from the date of its registration. Underline कर लो, operate if no registration thereof had been required or made, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब है from the date of its execution, not from the date of its registration. So what is the general rule from which the registered document operates? Number 1, from the date of execution, from the date of registration, from the date of passing of the act, or none. Execution. ठीक है, 47 read with 23. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? 48 को लिखो रेड विद सेक्शन 48 टीपीए। यहां का भी 48 है, वहां का भी वो 48 ही है। रेड विद सेक्शन 48 टीपीए। आपका जो सेक्शन 48 टीपीए बच्चे वो बात करता है रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी का क्या मतलब है ये आप अब मुझे बताओगे। मैंने अंकुश के साथ एक ओरल अग्रीमेंट किया टू ट्रांसफर दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने इसके साथ अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। फिर मैंने एक जो अग्रीमेंट किया वो किया खुशबू जी के साथ, और जब वो अग्रीमेंट किया मैंने उनके साथ रजिस्ट्रेशन करा ली और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही, विच विल टेक इफेक्ट रजिस्टर्ड वन। अगर मैं नॉर्मल रूल लगाऊं और उसमें एक कहूं कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ रूल ऑफ प्रायोरिटी मींस नंबर 1 एंड देन नंबर 2। बट यहाँ पे बच्चे रजिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड कंपलसरी है, तो यहाँ पे पहला इनका रूल लगेगा फिर तेरा लगेगा। रूल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, बट फर्स्ट मैंने ऐसी की थी जो कि ओरल अग्रीमेंट था, सेकंड मैंने रजिस्टर्ड डीड के साथ की, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल हैव द प्रेसिडेंट ओवर द ओरल अग्रीमेंट। क्लियर है?
दिस इज 48. 49 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको एक चीज में ध्यान से सुनना. इसी के साथ 53A टीपी, अभी टीपीए मैंने लिंक किया था जब मैंने 17(1)A पढ़ा था. दोबारा से इसको लिंक करूंगी और इसके साथ 49C अच्छे से पढ़ेंगे. पहले तो वो देखो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 कहता है या कोई और प्रोविजन जो टीपीए का कहता है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करेगा, कन्फर नहीं करेगा पावर टू अडॉप्ट, ना ही वो एविडेंस में रिसीव किया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है. मींस as per section 17 the things which have to be registered, if not registered, will not be considered to be taken in evidence and will not affect the rights of the parties concerned. ठीक है. अब वो एविडेंस में कैसे नहीं लेंगे. सपोज करो मेरा एक डॉक्यूमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो ये कहता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है. सपोज करो ये डॉक्यूमेंट है, एज इट इज ये रिटन है. आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि दिस विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस. 91 इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर मेरा यही डॉक्यूमेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बाय लॉ ऑल्सो, चाहे वो टीपीए चाहे वो कहीं और है, मैंने इसको रजिस्टर नहीं कराया, तो 91 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कोई बात नहीं, रिटर्न तो है ना, लाओ मेरे को दे दो. बट उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है 49C. वो कहते हैं क्योंकि ये लॉ के तहत रजिस्टर कराना जरूरी था, तो हमने क्योंकि इसको रजिस्टर नहीं कराया तो ये एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस. अब वो कहते हैं 49C और 91 इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों तो क्लैश कर रहे हैं. कौन सा प्रिवेल करेगा? 49C इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो जनरल रूल है. तो अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड भी था, वो एडमिसिबल नहीं होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन रजिस्टर्ड. इज दिस क्लियर? ऑनलाइन आप प्रोवाइजो देखो. Provided that an unregistered document affecting immovable property and required by this act or by TPA to be registered or to be registered may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance or as an evidence of a collateral transaction not required to be effected by a registered instrument. मैंने आपको अभी 17(1)A समझाया था, रेड विद पार्ट परफॉर्मेंस 53A. मैंने ये बोला था कि अंकुश ने मुझे पोजेशन में डाल दिया था और पोजेसरी टाइटल की एक्नॉलेजमेंट इसने मुझे करी थी, जो कि मेरे सी क्लॉज के हिसाब से और 17(1)A के हिसाब से रजिस्टर करानी मैंडेटरी थी. अगर उस चीज के रिगार्डिंग बात करें तो सूट बार्ड है अंकुश का. बट अगर अंकुश मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता है, या मैं जाना चाहती हूँ कि जी मैं रेडी और विलिंग हूं अंकुश को पे करने के लिए, बट ये मुझे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो क्या एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की रिलीफ लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना जरूरी है क्या एसआरए के हिसाब से? द आंसर इज नो. तो उसके लिए मैं वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस में दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड नहीं. दिस इज द प्रोवाइजो ऑफ 40. ये भी क्लियर है? ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद. बच्चे 51 की पांचों बुक्स आपको याद होनी चाहिए. बुक नंबर 3 तो मैंने भी बताया था कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करानी है विल्स की तो वो होगी, और इसके साथ साथ जो बुक नंबर 5 है वो कब है कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा दी तो विल्स को डिपॉजिट करके रखा जाएगा. तो बुक नंबर 3 और 5 कौन सी है? विल से रिलेटेड है. बुक नंबर 1 सारी की सारी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है. और रिकॉर्ड फॉर रीजंस टू रिफ्यूजल, जहां पे रजिस्ट्रार ये मना कर देता है कि नहीं जी मैं ये रजिस्टर नहीं करूंगा, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन अपील ले सकते हो, वो कहां पे लिखेगा? वो बुक नंबर 2 में लिखेगा. और जो कुछ भी बच गया वो कहां आएगा? बुक नंबर 4 से. पांचों बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए याद रहनी चाहिए. बाकी इसके बाद आ जाओ आप सीधा 59 पे. जो एंडोर्समेंट पढ़ी थी हमने डेफिनेशन में, एंडोर्समेंट डेटेड भी होनी चाहिए,
साइंड भी होनी चाहिए बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो अपने डेट और सिग्नेचर्स को एफिक्स करेगा जो भी एंडोर्समेंट्स आपने कराई होंगी। जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो भी कौन प्रेजेंट करेगा? जब उसने दे दिया कि जी मैंने 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, रजिस्ट्रेशन होगी, तो अब वो डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा कैसे? सील से, रजिस्टर्ड। उसके साइन एंड सील होंगे, वो सारी चीज बुक नंबर में एंट्री करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट उसका दिया जाएगा। ठीक है जी, सील भी होगी, साइन भी होंगे, डेट भी होगा, सब कुछ वहां पे दिया जाएगा आपको। 61 क्या कहता है? एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न। मतलब आपको कॉपी मिलेगी, आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो रिटर्न। एंट्री डालेंगे बच्चे रजिस्टर में, ओरिजिनल अपने पास रखेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, सारी ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद आप अपनी कॉपी को लेके उसके साथ जा सकते हो। ओरिजिनल किसके पास रहेगी? ओरिजिनल विल बी विद द रजिस्ट्रार। देन पार्ट 11, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये कुछ कुछ चीजों में हमने पढ़ना है जो पार्ट 11 है। पार्ट 11 के बाद आपका आई डोंट थिंक सो ये पेनल्टीज होंगी, फिर पेनल्टीज आपने पढ़नी है। आई थिंक बाय 5 विल बी फ्री, हो जाएगा ये। चलिए, रिफ्यूजल टू रजिस्टर हमने अभी पढ़ा था बुक नंबर 2 के अंदर। क्या था कि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज करेगा तो हम उसको बुक नंबर 2 में एंट्री डालेंगे ना, बुक नंबर 2 में एंट्री। हाँ जी बच्चे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ने हैं अच्छे से। पार्ट 12 पे आ जाओ। अब आप लोग रजिस्ट्रार्स हो, आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, आप रीजंस तो रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि हर एक चीज में एक रीजन ऑर्डर आना जरूरी है। तो आपने क्या किया कि आप जब भी रिफ्यूज करोगे यू विल हैव टू मेक एन एंट्री, इंटीमेट द पर्सन कंसर्न एंड जॉट डाउन द रीजन फॉर द सेम। अगर रिफ्यूजल सब रजिस्ट्रार से है तो क्या उसकी अपील लग सकती है टू द रजिस्ट्रार? द आंसर इज यस। अपील दो तरीके से लग रही है बच्चे, एक है अपील 72 में, एक है एप्लीकेशन 73 में। मतलब है फॉर्म ऑफ अपील, लेकिन दोनों की टर्मिनोलॉजी चेंज है। अगर मैंने एज अ सब रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया और वो अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के ग्राउंड पे किया, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाई, रादर की कोई ना कोई कमियां थी कागजात में, मैंने इसलिए आपका रिफ्यूजल किया है, तो 72 में 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम माई डिसीजन आप रजिस्ट्रार को अपील दोगे। ठीक है। 73 में एप्लीकेशन लगेगी, किसको लगेगी? रजिस्ट्रार को लगेगी एप्लीकेशन। जब वो एप्लीकेशन आप लगाओगे तो वो एप्लीकेशन में क्या होगा कि जी मेरी जो है एप्लीकेशन टू अ रजिस्ट्रार, जहां पे सब रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन पे रिफ्यूज किया है। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया है कि जी डिनायल हुआ था एग्जीक्यूशन का, कि मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा इसको डॉक्यूमेंट को, जो मैं रजिस्टर कर भी दूं या आपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर भी दी है, तो 73 के हिसाब से मैं एक एप्लीकेशन लगाऊंगी। किसको? रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर अंदर? अगेन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द ऑर्डर। जो चाहे मैं अपील लगा लूं चाहे मैं एप्लीकेशन लगा लूं, दोनों की दोनों 30 दिन के अंदर। अपील कब लगेगी? जब ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा पे रिफ्यूजल है। जहां पे ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन पे है तब अपील की जगह एप्लीकेशन लगेगी। जब ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास गई तो रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है वो 74 में लिखा है। 74 में वो कह रहे हैं जी कि जब भी ऐसा कुछ होगा वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। कौन सी? जैसे हम इंक्वायरी कहां कंडक्ट कर रहे थे 34 में, यहां पे भी वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, देखेगा कि अगर वो चाहे तो डॉक्यूमेंटली क्या एग्जीक्यूट किया जा सकता है डॉक्यूमेंट, या जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स थी क्या आप लोगों ने पार्टीज ने उसको कंप्लाई विद किया भी है कि नहीं किया। अगर किया ही नहीं तो ही इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द एग्जीक्यूशन। 75 रजिस्ट्रार ऑर्डर पास करेगा। किस चीज पे ऑर्डर पास करेगा? जो एप्लीकेशन या अपील उसके ऊपर लगाई गई थी उसके ऊपर वो डिसीजन पास करेगा। डिसीजन पास करने के बाद वो चाहे तो ये भी कर सकता है कि हाँ जी अलाउड है, वो चाहे तो उसको अपहेल्ड भी कर सकता है। मतलब जो ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार है उसको चाहे तो अपहेल्ड कर दे, चाहे तो उसको सेट असाइड कर दे। दोनों में से जो भी चीज वो करेगा वो इंटीमेट करेगा पार्टीज को।
और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब भी वो एविडेंसेस लेगा या इंक्वायरी कंडक्ट करेगा 74 की, वो सीपीसी के हिसाब से सिविल कोर्ट कहलाएगा। ये 75 में मेंशन है। और जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ही उसने ये बोला कि जी उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिस दिन उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर 4 महीने नहीं रह जाएंगे, फिर हमारे पास कितने दिन बचेंगे? 30 डेज। अगर रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रार ने भी इंक्वायरी 74 की कंडक्ट करने के बाद कि नहीं जी वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली में रजिस्टर नहीं होना चाहिए, रीजन ऑर्डर करेगा बच्चे, विदाउट अननेसेसरीली डिले वो इस चीज की कॉपी सबमिट करेगा पार्टीज को। क्या इस रिफ्यूजल ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार की अपील है? इन्होंने मना कर दिया कि कोई अपील जो है वो 72 ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन और 72 से अपील नहीं लगेगी। ठीक, अगर अपील नहीं लगेगी फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो रेमेडी नहीं, या तो मैं रिवीजन में जा सकती हूँ। अगर रिवीजन नहीं है तो देखो 77 बेस्ट है इसके लिए। वो कहते हैं इसके लिए आप सिविल सूट में जाओगे, ना कि रिवीजन में जाओगे, क्योंकि रजिस्ट्रार के ऊपर कौन सी अथॉरिटी है? कोई भी नहीं। फिर हमारा मैटर कहाँ जाएगा? सिविल सूट में। और सिविल सूट फिर इस चीज को डिसाइड करेगा। और सिविल सूट के अंदर ये आप किस दिन तक आप रजिस्ट्रार का ये रिगार्डिंग करोगे? वहां जाओगे जौन से एरिया में, कौन से एरिया में, मींस दी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसकी सीक्वेंस दोबारा से सुन लो। मैं सब रजिस्ट्रार, मैंने आपका रिफ्यूजल कर दिया ऑर्डर। 72 ये कहता है कि जब भी आप रिफ्यूज करोगे आप रीजन 71 रीजन ऑर्डर दोगे। 72 कहता है कि सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है ऑन अदर ग्राउंड देन एग्जीक्यूशन। जब करेगा तो अपील लगेगी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर उसने रिफ्यूजल ऑन ग्राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन किया तो अपील नहीं लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को। 74 कहता है कि वो इंक्वायरी करेगा रजिस्ट्रार, ये देखेगा कि सही है या नहीं है। 75 में वो डिसीजन देगा। डिसीजन अगर उसने उसका सेटिसाइड कर दिया तो वो कहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंट करो, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर उसने भी रिफ्यूज कर दिया तो वो 76 के अंदर ऑर्डर पास करेगा और इसकी कोई अपील नहीं लगेगी, मींस फर्दर अपील नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी? 77 में मेरे पास सूट को डालने की रेमेडी है। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया बच्चे? दैट्स आई थिंक पार्ट 12। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमने यहाँ पे बेसिक ही पढ़ना है। एक बार गो थ्रू कर लेना आगे पीछे, सिर्फ कंटेंट्स, पार्ट्स कितने कितने हैं, पार्ट्स के अंदर कितने कितने सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन और आखिरी सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है। और ये जो बच्चे मार्जिनल हेडिंग है ना, जैसे मैंने अभी आपको पार्ट 12 समझा दिया एक एक लाइन में, ऐसे ही एक एक लाइन में आप सारी सीक्वेंस बना लेना इसको। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में 3-4 पेजेस में रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, जिसमें बताते हैं कि इसमें बताया गया बाय whom the document for registration is to be presented, within how much time the document for registration is to be done। 4 महीने, तो उसमें 23 आ जाएगा, पहले वाले में 32 आ जाएगा। प्लीज डायग्राम्स बना पाओगे? मैं नेक्स्ट वीक देख लूंगी अगर मेरी क्लास हुई तो। समझ में आया कैसे बनाने? कंटेंट उठा लिया तूने, जैसे अभी पार्ट 12 का कंटेंट उठाया कि रिफ्यूजल में सीक्वेंस 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जैसे ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं डालता कि पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सीक्वेंस बना ले बच्चे, ये सीक्वेंस बना लेगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर्स की इन सबकी सीक्वेंस बना ले। 81 पेनाल्टीज पार्ट 14। इसके हिसाब से वो कह रहे हैं अगर आपने गलत तरीके से एंडोर्समेंट की कॉपी की या ट्रांसलेटिंग की ताकि आप इंजरी कॉज कर सको किसी भी पर्सन को, तो आपकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? 7 साल, फाइन या बोथ। 82 कहता है अगर आपने जानबूझ के झूठी स्टेटमेंट्स दी, फॉल्स कॉपीज दी, फॉल्स पर्सोनेशन किया अबेटमेंट की, तो भी 7 साल और फाइन और बोथ। देन 83 रजिस्टरिंग ऑफिसर्स चाहें तो प्रोसिक्यूशन कमेंस करा सकते हैं। वो जब भी चाहेंगे तो वो प्रोसिक्यूशन कमेंस कराएंगे, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कमेंस कराएंगे। चाहें तो परमिशन ले सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल की, और जिन जिन टेरिटरीज में हुआ वहां पे ऑफेंस कमिट हुई उसी जगह के एरियाज की जुरिसडिक्शन बनेगी। 84 रजिस्टरिंग ऑफिसर्स आर डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट्स।
तो जो कल हमने डेफिनेशन परसों 21 सेक्शन आईपीसी में पढ़ी थी, अगर मैं उस हिसाब से देखूं वेदर द रजिस्टरिंग ऑफिसर आल्सो पब्लिक सर्वेंट, द आंसर इज यस। अगला देखो बच्चे, इसके अंदर 86 में मार्जिनल हेडिंग में लिखा है बोनाफाइडी, गुड फेथ। What is good faith and under which section of the IPC good faith has been defined? What is good faith? Due care and attention. ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से, नहीं करना आगे बढ़ है। हाँ, यहाँ हो जाएगा जरूरी, अगर हमें रजिस्ट्रार्स के अगेंस्ट जाना है, अगर नहीं जाना फिर नहीं है। हमारे सामने उसने झूठ बोला आगे, तो फिर मैं कोर्ट में डालूंगी कंप्लेंट कीजिए इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग करो, तो ऑलमोस्ट कंप्लेंट आ गई कोर्ट की, तो सेम है। याद रहेगा क्या क्या करना है, प्लीज कंटेंट पढ़ लीजिएगा, कंटेंट पढ़ने के बाद ही आपने इस सारी चीजों को पढ़ना है। सिर्फ इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारे पढ़ाए हैं, इन्हीं के बियॉन्ड आई एम अश्योरिंग यू 98% नहीं आएगा, बट 2% का चांस मत लीजिएगा प्लीज। ना बच्चे, रेलेवेंट नहीं है उतने केसेस। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस, थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं आएगा। 84 के बाद विच सेक्शन? 84 के बाद मैंने पढ़ाया था आपको 87 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 86। पूरे के पूरे आपके 15 चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं। 15 पार्ट्स जो हैं बच्चे, रमन इसको याद करने का एक क्या देख, 17 सबसेक्शन 1 5 चीजों की बात करता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं उसको सुन ले। पहली चीज ये है कि आपका अदर गिफ्ट है, गिफ्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। दूसरा, अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटिंग क्रेडल फॉर राइट इंटरेस्ट एंड टाइटल। तीसरा, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडल तो कर रहा है लेकिन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट का क्रेडल कर रहा है। पांचवा, तीसरा था चौथा, चौथा ना, चौथा डी, डी कहता है लीजेस 1 साल से ऊपर वाली या जिसमें ईयरली रेंट रिजर्व होता है वो भी रजिस्टर कराना जरूरी है। पांचवा, जहां पे कोर्ट की डिक्री आई है डिक्री होल्डर के रूप में, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है सूट का, उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। और उसके बाद प्रोवाइजो जो है वो आपने चेक करने हैं। प्रोवाइजो 1A रेलेवेंट है जो 53A टीपीए के साथ होता है कि जब राइट एक्नॉलेज होगा वो रजिस्टर करना है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालनी है तो रजिस्टर नहीं करना। 17 का सबसेक्शन 2 को ज्यादा नहीं भी ध्यान रखेगी, उसमें से एक दो एक्सेप्शन निकाल लेगी। वो कौन सी, कि अगर वो डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऐसा था जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी नहीं था तो उसको रजिस्टर नहीं कराना। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है ना। एक तो वो याद रख लियो। एक जो मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट की एग्जांपल दी थी कि डिबेंचर सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं कराना, लेकिन अगर उस बेसिस में मैंने कोई सिक्योरिटी ली है अंकुश से मॉर्टगेज करके, कन्वेंस डीड करके, तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। 17(3) अडॉप्शन डीड को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। अब आया जी समझ में, याद रहेगा अब तो आई थिंक। 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 23A 25 17 18, उसके बाद आपका ये जो मैंने इंक्वायरी वाला बताया 32 33 कौन पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये। उसके बाद जो अभी लास्ट में हमने ये रिफ्यूजल वाला ऑर्डर पढ़ा, फिर बुक नंबर्स बताओ मुझे। बुक नंबर 1 डीलिंग विद ऑल द नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, बुक नंबर 2 रिफ्यूजल, बुक नंबर 3 and 5 one is register of wills, another is register of deposit of wills. अब बची कौन सी? 4 means miscellaneous। क्लियर? ऐसे याद करना है। और कोई डाउट्स हैं तो वो बताओ, नहीं तो फिर रैपिड रिवीजन आई लीव यू बाय 5 फॉर श्योर। अभी है हमारे पास टाइम? हो बहुत टाइम है, 20 मिनट्स हम। कल कौन सी क्लास है? अच्छा सीपीसी। किस टाइम होता है तुम्हारा क्रैश? अच्छा वैसे 3:30 रहता है।
5 से 6:30, 1.5 घंटा बस, एक ही लेक्चर रहता है। हाँ जी, बताओ जी, कुछ पूछूं आप? अच्छा एक चीज बताओ, चलो इसी में से जो भी पढ़ाया, the registration is effective from the date of its execution, the date of its registration, the date of both, I mean the execution and registration, none. पक्का? ठीक है. The register, this document, the agreement to transfer the property must be registered or must be presented to the registrar within how many days? 4 months. Okay. Is it extendable? For how long? For how long it is extendable? 4 months. By giving certain sufficient cause. Can the registrar impose certain fine upon you also? How much? Very good. 10 times. देखो रट गया तुम लोगों को यहीं पे. ठीक है, ठीक है. अब पूछते हैं हम इसी में से, who are the persons who can present the document for registration? Yes. Very good. Very good. Good. ठीक है. इसके बाद अब मुझे बताओ, what is the process where the order has been refused or this registration has been refused by the sub registrar? What are the remedies available to the concerned person if the order of registration has been refused on the ground of denial of execution? ये वाली चीज है ना बच्चे, ये ऐसे बना ली, ये चीज बस इससे भी कम कर ली, सिर्फ ये चीज है, ये एक बार सीक्वेंस वाइज देख लेगा ना तो हो जाएगा. हाँ जी बताओ जी. Application to registrar. Okay. What is the next step after the application that has been made to the registrar? Inquiry. Inquiry is to be done by whom? ठीक है, ठीक है. If the order of refusal has been upheld by the registrar, what is the remedy available? Under section? Under section? What is the time limit for presenting the wills for registration? What is the time limit for presenting the wills for registration? See, this is what I want from you. Very good. I'm impressed. Every single person is participating. Great. बस ऐसे ही सारे करेक्ट आंसर्स दे जाओ, हरियाणा जुडिशरी में तुम्हारा पेपर नहीं रोक सकता कोई भी, है ना? अच्छा मुझे बताओ तैयारी कैसी चल रही है. अब हम थोड़ा सा लाइटर टोन पे पूछते हैं तुम लोगों से, कैसी तैयारी, क्या कर रहे हो, कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हो? नहीं आता, नहीं आता. इतना ज्यादा नहीं आएगा रमन, पैनिक मत कर, एडीए जैसा नहीं आएगा इस बार. अच्छा मुझे बताओ, खुशबू जी ने और प्रियंका ने तो मुझे कल बता दिया था हाउ दे आर प्रिपेयरिंग. रमन और शुभप्रीत को मैं जानती हूँ, बाकी कनिका, मृदुला, नाजुक, आप लोग मुझे बताओ.
वो तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप सब वीकेंड बैच वाले हो क्या? ये सब वीकेंड वाले हैं क्या? साइड बाय साइड, गुड। कितने के एमसीक्यूज बच्चे तुम लोगों के करेक्ट हो जाते हैं? लाइक सपोज इफ यू आर सॉल्विंग 100 एमसीक्यूज इन अ डे और 50 एमसीक्यूज इन अ डे, कितने करेक्ट हो जाते हैं? 50 में से? इसको थोड़ा सा प्रियंका, प्रियंका नाजुक, इसको थोड़ा सा खींचो, तकरीबन 90 तक पे जाओ। एक बार जाओ प्लीज। खुशबू जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, प्लीज 90 तक खींचो आप लोग इसको। कनिका बच्चे, now you do not have that time and the chance to commit silly mistakes, Raman. हाँ जी, पूछो शुभ। पेपर निकाल के ना रमन यहाँ पे शिफ्ट हो जाइयो। कनिका बच्चे, कोशिश कर 95 पहुंचा तू तो। 90 95। क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को ज्यादा। दैट क्लैरिटी विल हेल्प यू आउट। आप एक काम करना, सब लोग जब आपका पीटी निकल जाएगा फिर आप लोग सब आ जाना यहाँ पे, मेंस की तैयारी कराएंगे हम आपको। फेस टू फेस आना, ऑनलाइन नहीं कराऊंगी मैं किसी को भी। बच्चे, मेहरनामा इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स इफ दैट हैज बीन गिवन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। नो बच्चे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। डावर अमाउंट अलग है शुभप्रीत, मेंटेनेंस अलग है। मेंटेनेंस हैज टू बी गिवन। और आज से ही आप लोग कंसिस्टेंट होंगे और आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कीप अस अपडेटेड। ओके, वंस इन अ वीक अगर हम मिलते हैं तब आप अपडेट करो, तो आप अपडेट करके रखा करो हम लोगों को। कुछ पूछना है आप लोगों ने? अभी है मेरे पास 10 मिनट। तुझे कुछ पूछना बच्चे? हम्म। बड़े ऐसे ओपिनियंस और ऐसी जजमेंट्स भी कई बार पास होते हैं कि वी फील सो शॉक्ड अबाउट द सेम। आज एक और पढ़ी थी, इतनी स्टूपिड, एक फाइल की है हाई कोर्ट में कंप्लेंट लॉ स्टूडेंट्स ने कि जी हमें वेस्ट हो रहा है टाइम हमारा बिकॉज ऑफ दैट। दे आर losing the dignity and the respect towards any idol, even though that's a political gimmicks, that's fine, but at least don't forget that this is India. हाँ जी, करा देती। 322 आईपीसी एक बार बता क्या है, मेरे पास है नहीं आज आईपीसी का बेयर एक्ट। मार्क करो जी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन 2, सेक्शन 17 18, 23 23A, 25 27, 32 33, sorry 32 32A, 42 47 till 49, 51 59 60 61 जो मैंने अभी पढ़ा है, 71 से 77, 81 82, 81 and 82,
बाकी प्लीज जैसे मैंने अभी बताया आपको, आज आपको हार्डली से आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा इनके डायग्राम्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको शो कर देती हूँ बनाना कैसे है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये एक्सप्लेनेशन बच्चे मुझे ऐसे ध्यान नहीं है रमन, मैं तेरे को फिर बाद में बता दूंगी। हाँ जी बच्चे, कर सकते हो आप मुझे कॉल, नो प्रॉब्लम मृदुला। क्यों नहीं रहा ये? जैसे हम बात करें सेक्शन 23 एंड 25 की, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी हेडिंग पे जाओगे कि ये चैप्टर किस चीज के रिगार्डिंग डील कर रहा है। तो ये चैप्टर डील कर रहा है हमारा टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन पार्ट देखोगे, इसका पार्ट क्या लिखा है वो लिख के आप इसमें लिखोगे कि ये डील करता है सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 27 तक, ठीक है। पार्ट कौन सा है? 4। अब इसके अंदर बच्चे क्या करना है कि दिस मीन्स व्हेन डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं 2 तरीके से बताऊंगी आपको कैसे लिखना है फॉर रजिस्ट्रेशन। एक, कितने दिन में? 4 मंथ्स। किस दिन से 4 मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। या तो आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो ऐसे, या आप ऐसे लिख लो यहां पे 23 प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार मतलब एक की वर्ड्स उठा लो और इनको लिख लो। ऐसे ही 25 लिख लो। 25 में क्या है? कॉन्डोनेशन और फर्दर एक्सटेंशन। जिससे आपको ये क्लियर हो कि आपको इसमें पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना है कितने दिन की फर्दर एक्सटेंशन? 4 मंथ्स। फाइन कितना? 10 टाइम्स। बस इतना इतना लिखना है। कितना टाइम लगा होगा? हार्डली 1 मिनट लगा इसको बनाने में। इसके साथ आप 23A कर लोगे। 23A में कहा है? करेक्शन। करेक्शन करनी है तो री रजिस्ट्रेशन। जब भी करेक्शन होगी क्या होगा? दोबारा से री रजिस्ट्रेशन। और अगर री रजिस्ट्रेशन है आपकी तो उस री रजिस्ट्रेशन को भी हमें कितने दिन के अंदर अंदर देना है? अगेन 4 मंथ्स। वो चेक करना आपने। बस 27 लिख लेना इसमें साथ में। क्लियर है जी? हाँ जी बच्चे, कर दे कर दे, मैं बता देती हूँ अभी। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ये कहती है पर्सन इज नॉट सेड वॉलेंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट। वो 2 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करेगा रमन इसके अंदर। 2 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? पहली चीज, ही कॉजेज द ग्रीवियस हर्ट with the intention or knowledge that it will be the grievous hurt that will be caused, and voluntarily also means उसको ये prove करना पड़ेगा that whatever injury that that person has caused has done
with his full knowledge and consent, and that is why it was an intentional voluntary causing hurt. तो दो ingredients हो गए रमन इसके अंदर. पहली चीज to prove that he has caused grievous hurt. Second, with the intention or knowledge, that is voluntarily. अब आया समझ में? लास्ट लाइन भी क्या है? लास्ट लाइन grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. बच्चे इसके अंदर ये है कि grievous hurt उसकी intention और